आदरणीय योगेश्वर शर्मा साहब, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। धन्यवाद रजनी जी, आप इतने दूर आई, आपने कष्ट किया, हम आपके आभारी हैं। आपने इस लायक समझा कि हमसे बात की जाए। अच्छा लगा आप आई, मेहनत कर रही हैं, अपना पॉडकास्ट चला रही हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो आपका बड़ेपन है। मैं सज्जन पुरुषों से वार्तालाप करने की मुहिम चालू की है मैंने, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सज्जन व्यक्तियों के बारे में क्या सोच रखते हैं? देखिए, एक तो रजनी जी, आपने ऐसा सब्जेक्ट लिया है जो आज के ज़माने में थोड़ा सा लीक से हटकर है। जी जी जी। सज्जनता भारतीय मनीषा और भारतीय भूभाग का मूल चरित्र रहा है जी इन दिनों। अगर आप पॉडकास्ट पर निकली हैं जी इस सब्जेक्ट को लेकर, तो जाहिर है आपके मन में या जिन लोगों से आप मिली हैं उनके मन में जरूर ये प्रश्न आया होगा कि भाई सज्जनता की आवश्यकता क्यों है, जी सज्जनता पर बात क्यों की जाए, जबकि ये तो यहाँ का मूल स्वर रहा था। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आपने सज्जनता का विषय लिया, ये हमें नहीं पता आपको किसने सजेस्ट किया या आपकी ये मन की इच्छा है, लेकिन अच्छा विषय है। जी समाज में सज्जन लोगों पर चर्चा अब आज के दिनों में कम हो गई है, बल्कि यूँ समझिए कि बहुत हद तक समाप्त ही हो गई है। एक तो सब जगह इतनी कृत्रिमता आ गई है, इतना नकलीपन आ गया है, और आ नहीं गया, वो लाया गया है। तो सज्जनता जो शब्द आपने चुना है, ये जैसा कि अपन ने चर्चा की, ये हमारी धरती की विशेषता है। इन दिनों तो कई तरह के दबाव हैं, वो सारे दबाव सज्जन लोगों पर आ गए हैं। हालांकि सज्जनता पर हमेशा से ही दबाव रहा है, लेकिन इन दिनों कुछ विचित्र स्थितियां बन गई हैं कि जिन्हें जो करना चाहिए वो कर ही नहीं रहे। तो इसलिए जो सज्जन लोग हैं वो एक तरह से हाशिए पर चले गए। आप उन्हें फिर से मुख्य धारा में लाना चाह रही हैं, अच्छी बात है जी। क्योंकि समाज तो, विशेषकर भारतीय समाज तो मूलतः सज्जन लोगों का समाज है, क्योंकि ये तो सनातन धर्म का समाज है जी। और सनातन धर्म सभी को इंसान मानता है, सभी को जीव मानता है, हर जीव को वो धरती के लिए उपयोगी मानता है। इसलिए कुल मिलाकर जो भारतीय लोग हैं वो सनातन धर्मी है। सनातन धर्म जो है वो सज्जनता का धर्म है। इस दृष्टि से सज्जनता की पुनर्प्रतिष्ठा की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से लोग भूल गए हैं या कि भुला दिए गए हैं, तरह तरह की बातें करके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मनमानी करके, और उस मनमानी से प्रिंट मीडिया कितने बुरी तरह आहत हुआ है। ये दो बड़े माध्यम होते हैं और दोनों ही माध्यम इन दोनों एक तरह से घायल हैं। तो जो सज्जन लोग हैं वो, उनकी कहीं पहुंच ही नहीं बची है। पहले प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सज्जन लोगों का एक खास मुकाम हुआ करता था जी। आज वो मुकाम नहीं है, क्योंकि इस तरह के लोग हावी हो गए हैं कि सज्जन लोगों ने अपने आप को समेट लिया है। आपने सब्जेक्ट उठाया है, इसके लिए अच्छी बात है। आप कितने तैयारी करके कहाँ तक जा पाती हैं तो समय बताएगा, लेकिन आपका सब्जेक्ट सही है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा से ये होता है कि बहुत सी चीज़ें निकलती हैं, जो चीज़ें भुला दी जाती हैं वो सामने आती हैं, कुछ नई चीज़ें बनती हैं। तो इस दृष्टि से हम आपको ये मानते हैं कि आपका विषय सही है और इस विषय पर आप काम करिए। जी जी। आपका जन्म समय सन 1952 है, तो उस समय देश की आज़ादी को कुछ ही समय हुआ था जब आपका बाल्यकाल था। तो उस समय माहौल कैसा था, पढ़ाई का स्तर कैसा था? देखिए, ये जो आपका प्रश्न है ये तो एक इन्फेंट से, शिशु से प्रश्न है जो अभी पैदा ही हुआ है। सुंदर याद है जो, हाँ, मुझे जो याद है, हमें जो याद है भाई, देखिए 10 साल तक तो इंसान बच्चा होता है। जी जी। 10 से 11 साल के बाद वो किशोर बनता है जी। तो 10 साल तक बच्चे को तो हमारे बहुत ही भोला माना गया है, उसके अपराध भी क्षम्य माने गए हैं जी जी। किशोर बने बाद में उस पर थोड़ा सा अंकुश शुरू होता है, माता का, पिता का, गुरु का शुरू होता है जी। तो जब तक हम किशोर हुए तब तक इस स्थिति में
कोई ज़्यादा यूँ नहीं कह सकते कि, लेकिन लोगों में परस्पर विश्वास था, परस्पर एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना थी, और इतना होच पोच हाय हुब्बड़ नहीं था जो आज दिखाई देता है। जीवन सहज गति से चलता था, छोटी छोटी तनख्वाहें थी, उसी तनख्वाह में लोग गुजारा करते थे। तनख्वाह के अलावा पैसा कमाने को लोग अच्छा नहीं मानते थे, बल्कि ये समझिए कि वो उसको एक तरह का पाप मानते थे जी। अब तो पाप और पुण्य का कोई अवधारणा बची नहीं है ना। अब तो सारा ऐसा गड़बड़ हो गया है कि पाप शब्द लोगों को क्या हम लोग याद है कि नहीं है, लेकिन तब हमको याद है कि अगर कोई ऊपर का पैसा ले लेता था, या ये तो बड़ी बात है, इवन इतना भी था कि अगर कोई बुजुर्ग मतलब बाल काले कर लेता था तो उसको लोग हे दृष्टि से देखते थे। सज्जनता इस स्तर की थी, लोग उसके हौसले आते थे, अरे यार तो खिजाव लगाता है लाइक दिस। तो वो एक अलग तरह का माहौल था, वो माहौल हमने देखा है। और उन दोनों जो माहौल था, तो वो जाहिर है कि देश आज़ाद हुआ ही हुआ था, तो हमारे पास कोई इतने साधन नहीं थे। गाड़ियाँ, रेलवे गाड़ियाँ जो चलती थी, धूल धक्कड़ उड़ाती हुई चलती थी, कोयले के इंजन हुआ करते थे, और रेलवे की कॉलोनी में हम लोग रहा करते थे। और पढ़ने के लिए हम अपने घर से करीब करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर जाते थे, वहाँ पढ़ने जाते थे। तो यूँ करके वो एक अलग तरह का माहौल था, लेकिन उसमें आनंद था। माता पिता भयभीत नहीं होते थे कि बच्चा सुबह उठकर और 5 किलोमीटर दूर जा रहा है, फिर दोपहर बाद वो वापस आ रहा है। लेकिन आज जिस तरह का भय है, आतंक है माता पिता के मन में कि माहौल के प्रति, अरे मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, क्या हो जाए, ये तब बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। लोग बहुत ही सहज भाव से जीते थे, रात में दिन में आना जाना, खेलना कूदना, बहुत खेलना कूदना होता था। बच्चे तब आउटडोर में बहुत खेलते थे, तब आज वाला माहौल नहीं था, बहुत खेलते थे, मिट्टी में, धूल में, धक्कड़ में हो गए, इतना खेलते थे कि वो घर में आगे बिना मिट्टी से नहाए सो जाते थे। वो एक अलग तरह का माहौल था, और ना वो बीमार होते थे, ना उनको कोई कष्ट होता था। खैर वो समय बीत गया। आज के जो माहौल है, इस माहौल में उस माहौल को याद करना ही काफ़ी है। जी। लोग उसको याद करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो जो 1952 से यूँ समझिए कि 10-12 साल का समय था, वो हमारा यूँ समझिए किशोर काल का भी समय नहीं था। किशोर काल में आते आते तो थोड़ा सी समझ आ जाती है, पढ़ना लिखना, स्कूल वगैरह जाना, और 10वीं तक पढ़ाई जो होती थी मैट्रिक की, तब तक हम थोड़े समझदार हो गए थे और पढ़ने लिखने भी लगे थे, और दूसरी एक्टिविटी भी लेते थे हम। स्काउटिंग गाइडिंग जो चलती थी, उस एक्टिविटी में भाग लिया हमने। एनसीसी वगैरह भी चला करती थी, पर हमने उसको स्काउटिंग को चुना था, और खूब हम मतलब जीवन को तब बालक जो थे वो एंजॉय किया करते थे। आज के बच्चों की तरह नहीं था, आज तो बच्चों का बड़ा अलग तरह का वातावरण बन गया है। तो ये हमारा काल का समय था। आप राष्ट्रपति स्काउट पुरस्कार से सम्मानित है, तो वो चर्चा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति स्काउट सम्मान यूँ मानिए कि कोई दैवयोग मानिए, संयोग मानिए, वो एकमात्र ऐसा सर्टिफिकेट है, नहीं था, जिस पर राष्ट्रपति अपने हाथ से साइन करते थे। हाथ से साइन करके सर्टिफिकेट जारी किया जाता था ब्रदरहुड का, भाईचारे का, स्काउटिंग का, वो एकमात्र था। और राष्ट्रपति से पहले वो सर्टिफिकेट हुआ करता था किंग स्काउट का। उसके लिए वो सर्टिफिकेट जो होते थे वो जाते थे इंग्लैंड का किंग उस पर साइन किया करता था। वो बहुत ही रेपुटेड सर्टिफिकेट हुआ करता था, अभी भी हमारे पास है, फ्रेम करके रखने लायक। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसकी एक प्रोसेस हुआ करता था। टेंडर फुट है, फिर फर्स्ट क्लास है, फिर यूँ करके धीरे धीरे करते करते प्रेसिडेंट स्काउट की मतलब उसका एक सिलेबस है। वो सिलेबस क्रॉस के बाद में प्रेसिडेंट स्काउट के लिए अपील करनी पड़ती थी स्कूल की तरफ से। फिर लोकल जो बॉडी होती थी स्काउटिंग की, वो उसको जांच के भेजते थे, और फिर उसको नेशनल हेडक्वार्टर से सर्टेन लोगों का सिलेक्शन आता था कि भाई ये चुने गए। फिर उन सब बच्चों को राष्ट्रपति भवन बुलाया जाता था। राष्ट्रपति अपने हाथ से बच्चों को वो सर्टिफिकेट देते थे और नाश्ता पानी कराते थे। वो बहुत ही रेपुटेड कार्यक्रम था, और पूरे हिंदुस्तान में इतनी शाखाएं हैं, इतने दूसरे मतलब समझिए संगठन है या सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन वो एकमात्र था जिसे राष्ट्रपति अपने साइन से सर्टिफिकेट जारी किया करते थे और अपने हाथ से दिया करते थे। वो हमारा लिया हुआ है। दैव योग से हमारे बाद वो परंपरा बंद हो गई। अब राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है, राष्ट्रपति सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन उस पर राष्ट्रपति की मुहर लगती है, राष्ट्रपति का साइन नहीं होता है।
समय राष्ट्रपति कौन थे? हमारे समय राष्ट्रपति जो है हमें जिन्होंने दिया वो, हाँ, वो वीवी गिरी थे। जी जी, वीवी गिरी थे और उन्होंने इतने कर कमलों से आप, हाँ, कर कमलों से दिया। और वो इतने सख्त थे कि हमारी जो चीफ कमिश्नर थी वो, भाई देखिए ना कि जब घास गिरती है तो हमेशा चीफ पर पड़ती है। वहाँ जब अवार्ड दिया जा रहा था तो एक नाम ऊपर नीचे हो गया। हाँ जी, तो जो बच्ची गई वहाँ अवार्ड लेने, वहाँ उसका नाम ही नहीं। हाँ जी, तो वो राष्ट्रपति सामने रोने लग गई। हाँ हाँ, तो इशू बन गया, क्यों बच्ची को एक साइड में खड़ा कर दिया तो बच्ची रोने लग गई। तो राष्ट्रपति ने उसी समय आदेश दिया और वो जो हमारे चीफ कमिश्नर थी, नाम नहीं लेना चाहिए, उनको हटा दिया गया। तो तब इतनी बारीकी से चीजें चला करती थी कि बच्चे रोने कैसे लगे, भाई आपकी क्या व्यवस्था है? आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने बच्चों को लाए हैं तो एक प्रक्रिया होती है, उसको फॉलो करना पड़ता है। और ऐसी भूल, खैर, तो वो ऐसा कालखंड था कि जब चीजें सजीव थी लेकिन उनका टेरर नहीं था ना। अब तो टेरर है, बहुत भयंकर टेरर है, हर जगह टेरर है। तो वो टेरर नहीं था, कोई ऐसा आतंक नहीं था। क्या आयु थी आपकी उस समय? मेरी आयु रही होगी कोई मुश्किल से 19 साल की रही होगी। आज भी गर्व महसूस होता है बहुत? हाँ, वो सर्टिफिकेट तो गर्व की बात है। और पहले तो उसके मार्किंग भी हुआ करती थी, जैसे स्पोर्ट्स का कोटा होता है वैसे प्रेसिडेंट स्काउट को उसमें मार्किंग मिला करती थी। और कहीं जाकर आप कहते मैं प्रेसिडेंट स्काउट हूँ तो उससे सुना जाता था, क्योंकि स्काउटिंग के जो नियम है 10 नियम, वो बहुत बहुत प्यारे जीवन से जुड़े हुए नियम है। उसका पहला नियम यह है कि स्काउट का वचन विश्वसनीय होता है। अगर वो कह रहा है तो उस पर विश्वास करना है। ये स्काउटिंग की प्रक्रिया हुआ करती थी। इसलिए अच्छा संगठन था, बेडन पावल ने उसको शुरू किया था। अब तो स्काउटिंग बहुत ही अलग तरह की हो गई, गड़बड़ हो गई है समझिए। क्योंकि बेडन पावल को तो याद तो करते हैं हर साल 22 फरवरी को, वो उनका जन्मदिन है, लेकिन उनका जो सेटअप था वो सेटअप बहुत बिखर गया है। उसमें नए नए तरह के प्रयोग कर लिए उन्होंने। जो एक सोच कर चलाया था इसको, वो सारे प्रयोग अब छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब तो ये समझिए कि स्काउटिंग के नाम पर एक संगठन चल रहा है जिसको सरकार राजस्थान में तो पूरा पैसा देती है, पूरी तनख्वाह वनख्वाह सब खर्चा वर्चा राजस्थान सरकार देती है जी। सरकारी नहीं है वो, पर सरकार देती है। इस तरह से वो चल रहा है, ठीक है। शिक्षा कहाँ तक ग्रहण किया आपने? शिक्षा मैंने बीएससी की साइंस से, फिर एमए किया हिस्ट्री से, फिर जर्नलिज्म का मैंने डिप्लोमा किया। ये मोटे तौर पर यही शिक्षा रही। बाकी जीवन को पढ़ा हमने, सीखा, जीवन से ज्यादा सीखा। मनपसंद विषय कौन सा रहा? भाई मनपसंद विषय का ये है कि ये हमारे वश में नहीं होता है जी। मेरा अनुभव ये बताता है कि हमारा विषय नहीं होता है। मेरा मनपसंद विषय था कि मैं हिंदी में एमए करूं जी। तो इतिहास में एमए करे बाद में मैंने फिर कोशिश की हिंदी में एमए करते हैं। हाँ जी। तो उन दिनों में उदयपुर में पोस्टेड था, आकाशवाणी में रेडियो अनाउंसर बन गया था मैं जी। तो मैंने वहाँ की जनार्दन राय यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। एडमिशन ले लिया तो हम पढ़ते रहे, जाते रहे, क्लास लेते रहे। लेकिन जब एग्जाम आए तो मैं बीमार हो गया, एग्जाम दे ही नहीं पाया मैं। फिर दूसरे साल मैंने फिर कोशिश की तो दूसरे साल मेरा सिलेक्शन ही हो गया। मैं यूपीएससी सेलेक्ट होकर अफसर बनकर दिल्ली चला गया। तब मैंने महसूस किया कि ये हम जो सोचते हैं वो ऊपर वाला जो सोचता है चलेगी उसकी, हमारे नहीं चलेगी। तो मैं कोशिश करके भी बाद में डबल एमए करना चाह रहा था। हिंदी में मैं एमए नहीं कर पाया। वो किताबें मेरे पास अब भी है। फिर मैंने इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से भी हिंदी में एमए करने की कोशिश की। वो कुल मिला के ये हुआ कि वो नहीं हो पाया। मैं एमए हिस्ट्री में रहा और फिर आगे तक पता लगा कि हिस्ट्री मेरे जो जीवन का हिस्सा है वो हिस्ट्री से ही गवर्न होता है। स्टार्स की प्लेसिंग होती है ना जी। अगर ज्योतिष में कोई विश्वास करता है तो ज्योतिष के अनुसार हर एक इंसान किस ट्रैक पर जाएगा वो उसी ट्रैक पर जाता है जी। तो मेरा ट्रैक जो है वो हिस्ट्री का ट्रैक रहा है। मैं हिंदी में यूँ कोशिश करता रहा। हालांकि हिंदी में मैंने बहुत लिखा है, बहुत छपाऊँ, खूब छपा है, लेकिन हिंदी मेरा ट्रैक नहीं रहा। हिंदी मैंने व्यवहार से सीखी अपने और पढ़ लिख कर सीखी। हिंदी में पढ़ा नहीं। 10वीं की 12वीं तक तो पढ़ते ही हैं। 12वीं के बाद हम कॉलेज में चले गए थे। कॉलेज में फिर हम साइंस के स्टूडेंट थे तो मतलब फिर हिस्ट्री ले ली तो हिंदी नहीं पढ़ा। परंतु हिंदी में हमारी गति बन गई, ये बात हुई।
नौकरी कैसे लगी? नौकरी ये था कि पहले तो मेरी पहली नौकरी स्काउटिंग में लगी। स्काउटिंग में हमारे कैंप हुआ करते हैं जी। वो कैंप हुआ था बीकानेर के यहाँ अपने देवीकुंड सागर में। जी। देवीकुंड सागर बहुत सुंदर स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है। तो वहाँ एक हिस्सा राजाओं ने स्काउटिंग के लिए दिया हुआ है। तो उसमें कैंप लगा तो मैं तो सिविलियन था। मैं एज ए सिविलियन गया जब मैं भी भाग लूँ, बोला आ जाओ भाई। तो वह मुमताज अली जी थे, नाइस पर्सन, वाज ए नाइस पर्सन, बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी। ऐसे आदमी बहुत कम मिलते हैं जीवन में। उन्होंने कहा आ जाओ। तो मैं गया, संयोग से वहाँ हमारे पेट्रोल होती है स्काउटिंग में, 8 बच्चों का एक ग्रुप को वो पेट्रोल कहते हैं जी। उस पेट्रोल का जो मेरी 1 नंबर की पेट्रोल थी तो मैं उसका लीडर बन गया, क्योंकि लिखते पढ़ते थे, मंच वगैरह करते थे, तो लीडरशिप की क्वालिटी इनबिल्ट थी। तो लीडर बन गया। तो 8 लोगों को वो हमारा जो टेंट था वो प्रतिदिन फर्स्ट आता जी। तो मुमताज अली जी ने सोचा ये आदमी तो संगठन में आ जाए तो ठीक है। उन्होंने आके जयपुर में बात की। चीफ कमिश्नर थे हमारे महेश शरण सहाय, उनसे बात की। संयोग से इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में आए तो हमें तो पता भी नहीं था इंटरव्यू क्या होता है, हम तो जैसे बोल गए। तो उनको सेलेक्ट करना था। तब स्काउटिंग में सर्कल ऑर्गेनाइजर बन गए। जयपुर हमारी पोस्टिंग हुई। हमने स्काउटिंग की पत्रिका अग्रदूत में भी सहायक संपादक की भूमिका निभाई, लिखते पढ़ते थे। इसलिए फिर 3 साल यहाँ रहा। 3 साल बाद फिर मेरा SSC से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से, एज ए रेडियो अनाउंसर मेरा सिलेक्शन हो गया। ये एक तरह का मिरेकल था। मिरेकल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि आज का आकाशवाणी सेटअप क्या है जी। हमारे यहाँ रेडियो अनाउंसर जो होते हैं वो स्टाफ आर्टिस्ट हुआ करते थे। अच्छा। तो हमारे समय तक जी। तो उनका जो सिलेक्शन होता था वो स्टेशन डायरेक्टर कर लेता था अपने स्टेशन पर। लेकिन वो बीच में कुछ समय ऐसा आया, न जाने कैसे आया, हमें नहीं पता। भगवान की कोई ऐसी कृपा, मेरी बहुत इच्छा थी आकाशवाणी में जाने की जी। तो बीच में कुछ समय ऐसा आया कि सिर्फ 4 पोस्टें निकली पूरे हिंदुस्तान से रेडियो अनाउंसर की, जो SSC ने निकाली। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। SSC पोस्टें निकालता नहीं है। SSC सबऑर्डिनेट सर्विसेज में आता है, सबऑर्डिनेट सर्विसेज वालों को सिलेक्ट करता है। और जो अनाउंसर होते हैं वो आर्टिस्ट ग्रेड के हैं, वो सबऑर्डिनेट सर्विसेज में आते नहीं है। और वो 4 पोस्टें निकाली, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पर मैं पैनल में दूसरे नंबर पे था जी। तो 2 जनों ने फिर ज्वाइन नहीं किया, फिर उनकी जगह फिर मैंने उदयपुर में ज्वाइन किया। यूँ करके आकाशवाणी में मेरी शुरुआत हुई। फिर हम बहुत तेजी से काम करने वाले आदमी थे। फिर हम बहुत ही कम समय में 5 सवा 5 साल में UPSC सेलेक्ट होकर क्लास 2 ऑफिसर बन गए। फिर धीरे धीरे क्लास 1 बन गए। तो यूँ करके ये हमारा ट्रैक रहा सर्विस का। जिला कलेक्टर पुरस्कार से सम्मानित हुए आप? हाँ, जिला कलेक्टर पुरस्कार से मैं उदयपुर में सम्मानित हुआ था जी। उदयपुर में हमने किया था ये माउंटेनिंग कोर्स किया था। कोर्स नहीं, माउंटेनिंग एक्सपीडिशन किया था जी। तो वो लेह लद्दाख में स्तोक कांगड़ी नाम की एक पीक है, पीक कहलाती है वो, 19,600 फुट के करीब की है जी। तो बेसिकली पीक शुरू होती है 20,000 से ऊपर, पर एज ए स्पेशल केस उसे पीक का दर्जा मिला हुआ है। उसको हमने क्लाइम किया था। तो वो क्लाइम करके जब हम आए तो फिर 26 जनवरी को कलेक्टर सबको सम्मानित करते हैं। कलेक्टर के लिए नया विषय था। हमने अपने स्टेशन डायरेक्टर थे मुरली मनोहर मंजुल, उनसे बात की और खुश हुए। तो आकाशवाणी के उन दिनों बहुत भारी प्रतिष्ठा थी, बहुत भारी प्रतिष्ठा थी। तो उन्होंने रिकमेंड कर दी। फिर कलेक्टर तो खुश हो गया कि अरे आकाशवाणी के खाद में आ रहा है। तो उन्होंने सम्मानित किया हमको। और संयोग ये हुआ कि जिस दिन उन्होंने हमको सम्मानित किया उसके 5-7 दिन बाद ही, बड़ा फर्क होता है ना लाइफ का कि आप किससे सम्मानित हो रहे हैं। हाँ जी। तो हम जब कलेक्टर से सम्मानित तो उससे 5-7 दिन बाद ही जी। हमारा UPSC से क्लास 2 ऑफिसर के लिए सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू तो पहले दिया हुआ था जी। सिलेक्शन हो गया। तो ये हमको कलेक्टर से सम्मान से मिला था जी जी। लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिली, ये शुरुआत कैसे हो गई? लेखन की प्रेरणा तो यूँ मानिए कि कोई ना कोई कारण तो होता है जी। पर मैं यूँ कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि ये कहाँ से प्रेरणा मिली जी। लेकिन बेसिकली मैं रंगमंच के लिए लिखने लगा।
अच्छा। नाटक लिखने लगा मैं। जी जी जी। और नाटक देखकर मैंने नाटक लिखना शुरू किया बीकानेर में। और जी। हमारे नाटक बहुत लोकप्रिय हुए, बहुत लोकप्रिय मतलब बहुत लोकप्रिय। जी। हमारा एक नाटक था सत्यम शिवम सुंदरम, हम्म। वो बीकानेर के मंच पे हुआ था। उस मंच का छोटा सा ही वो मतलब उसकी गैलरी थी, तो उस गैलरी में कोई मुश्किल से 350 आदमी आया करते थे। जी। 1 रुपया टिकट हुआ करता था। वाह। तो जो वो एकमात्र हमारा ऐसा पहला नाटक था जो लगातार 4 दिन तक चला। कभी चलता ही नहीं नाटक, एक दिन ही चलता है। वो 4 दिन तक नाटक चला और चारों दिन वो हाउसफुल से ज्यादा। एक वो हमारे मिनर्वा थिएटर के मैनेजर हुआ करते थे जी। वो उस दिन वहाँ आए थे, उनको बैठने की सीट ही नहीं मिली। तो वो बोले यार शर्मा जी आप तो हमारे थिएटरों को बंद कराओगे यार, फिल्मी थिएटरों को। हाँ जी। तो इस तरह से हमने लिखना शुरू किया। उसके बाद हमारी पहचान बनी। हमारी संस्था थी पायनियर्स एडवेंचर सोसाइटी, उसके माध्यम से करते थे। कई नाटक लिखे, मंच पे लिखे, कॉलेज में लिखे, स्कूल में लिखे। तो यूँ करते करते नाटक से शुरुआत हुई। और फिर धीरे धीरे जैसे अब आप जब लिखना शुरू करते हैं तो आपका कैनवास बढ़ता जाता है, आप अलग अलग विषयों में लिखते जाते हैं। तो फिर हमने कई चीज़ें लिखी, कविता लिखी, कहानी लिखी, उपन्यास लिखा, मुक्तक लिखे, दोहे लिखे। फिर वो वैसे वैसे ट्रैक चलता गया। लेकिन शुरुआत हमारी जो है वो नाटक से हुई थी। मैंने नाटक ही सबसे पहले लिखा था। आपकी रचना तो बहुत सुंदर है और ऐसे शब्द, पिता गगन धरती है माँ, सबका घटवर्ती है माँ। आप ऐसे ऐसे शब्दों के रचनाकार हैं। कुछ रचना कोई आपको कुछ याद है, कुछ चर्चा करना चाहेंगे क्या? भाई ये जो आपने बताया ये एक मेरे मुक्तक है, बहुत खूबसूरत। माँ पर लिखे हुए मुक्तक है। हाँ जी। तो एक तो रजनी जी माँ एक ऐसा सब्जेक्ट है जी कि इसका ना आदि है ना अंत है, बिल्कुल है ना। जी। मैंने बहुत विषयों पर लिखा और माँ विषय पर जब लिखा तो मुझे लगा कुछ मुक्तक हो जाएंगे। तो मैंने 14 मात्रा का मुक्तक लिखा। 14 मात्रा का मुक्तक थोड़ा कठिन होता है। हमारे जो विद्वान मित्र हैं उन्होंने कहा भी 14 मात्रा का मुक्तक, मैं सब अब तो हो गया संकल्प, तो 14 मात्रा का लिखूंगा जी। तो 14 मात्रा के मुक्तक शुरू किए जी। और कोई दैवयोग से ऐसा बना, हालांकि उससे पहले भी लिखता रहा मैंने। मेरा ये कोशिश है कि एक विषय पर आप लिखिए जिससे एक विषय का पूरा निर्वाह हो जाए। तो मैंने पानी पर पहले, सबसे पहले पानी पर 100 दोहे लिखे थे, वो बड़े पसंद किए गए। उसके बाद फिर मैंने समझिए कि ये माँ पर लिखे। माँ पर जो लिखे तो लिखता ही चला गया। वो 1000 मुक्तक बने मेरे, 1000 से अधिक मुक्तक बने। वो मैं भी आश्चर्यचकित हूँ इतने कैसे लिखे। हर एक मुक्तक अलग है। माँ पर, क्योंकि माँ तो बताया ना इतना बड़ा कैनवास है, अथाह है, उसका कोई कहीं और छोर है ही नहीं। जहाँ हाथ लगा वो माँ है ना। तो हमने 1000 मुक्तक उस पर लिखे। उसके बाद फिर पिता पर लिखा। पिता पर 100 मुक्तक लिखे। पिता का विषय कठिन है थोड़ा, पिता का कैनवास माँ से बहुत छोटा होता है। उस पर 100 मुक्तक लिख पाए। फिर हमने मुस्कान पर 100 मुक्तक लिखे। और इन दिनों मैं जो लिख रहा हूँ वो मैं व्यंग्य मुक्तक लिख रहा हूँ। वो मुक्तक है, उसका सब्जेक्ट है टिल्ली लिली जी। तो टिल्ली लिली में बात करने से पहले मैं अपने माँ पर कुछ मुक्तक सुना दूं आपको। जी जी। तो माँ पर कुछ मुक्तक तो आपने पढ़े ही होंगे, कुछ मुक्तक मैं सुना देता हूँ। माँ के मुक्तक की ये खासियत है कि उस मुक्तक को आप कहीं से भी शुरू कर दो, कहीं से शुरू कर दो, क्योंकि माँ तो माँ है ना। माँ का जैसे अपन ने चर्चा की माँ है, तो माँ को कहीं से भी शुरू कर दो। आँख से शुरू कर दो, नाक से शुरू कर दो, बाल से शुरू कर दो, चेहरे से शुरू कर दो, नाम से शुरू कर दो, पाठ से शुरू कर दो, कहीं से भी कर दो, माँ है। तो उसमें एक दो मुक्तक मैं आपको सुनाता हूँ। कृष्ण भाव में राधा माँ, हर लेती सब बाधा माँ, जो करती पूरा करती, नेह न देती आधा माँ। कभी न घटती बढ़ती माँ, बिना लिखा भी पढ़ती माँ, सभी विवेकी समझ सके, अखिल विश्व को घड़ती माँ। पूरी दुनिया का जो घड़ाई है, बढ़ाई है, वो माँ के द्वारा होती है। हालांकि माँ को ही प्रताड़ना सहनी पड़ती है सबसे ज्यादा, लेकिन दुनिया की संरचना माँ नहीं रची है। मन की कालिख
शोधन माँ, ईश शब्द उद्बोधन माँ, एक परम सी परिभाषा धरती का संबोधन माँ। ये मान लीजिए, मतलब इसमें सब आ जाता है, सब कुछ, क्योंकि धरती पर सब कुछ है और धरती को माँ कहा जाता है। ना केवल भारत में, अखिल विश्व में धरती को माँ ही कहा जाता है। धरती का संबोधन शी से होता है। किसी भी देश का संबोधन आपको पता ही होगा, शी से होता है, माँ के रूप में होता है। इसलिए धरती जब माँ कहते तो उसमें सब आ गया, सब आ गया। मतलब दुनिया का ऐसा कुछ बचा ही नहीं जो धरती पे नहीं है। जो धरती पे है वो माँ में है। इसलिए माँ पर 1000 मुक्तक हमने लिखे। वो एक तरह की हमारी उपलब्धि रही। और इन दिनों जो हम लिख रहे हैं वो हम लिख रहे हैं मुक्तक हमारे। तो जो मुक्तक है वो है बेसिकली उसका जो सब्जेक्ट है, वो उसका सब्जेक्ट हमने दिया है उसका टिल्ली लिली। टिल्ली लिली, टिल्ली लिली क्या है कि बचपन में आप तो उस उम्र में क्या रही होंगी या नहीं रहोगी, हम जब बचपन में थे तो बचपन में बहुत खेलते थे, बच्चे बहुत उधम मचाते थे जी। तो उस उधम में बच्चे एक दूसरे जीतते भी थे, हारते भी थे। तो हारे हुए बच्चे को जीते हुए बच्चे टिल्ली लिली करके चिढ़ाते थे। हो गई ना टिल्ली लिली, अंगूठा दिखा टिल्ली लिली टिल्ली। उससे उस बच्चे को इतना गुस्सा आता था कि बस वो क्या कर दे, और वो भाग के अपने घर में चला जाता था या वो चिल्लाने लग जाता लाइक दिस। तो वो टिल्ली लिली एक तरह का व्यंग था, केवले अब तो हार गया भाई। उस व्यंग को लेकर हमने कुछ मुक्तक लिखे हैं जी। और वो मुक्तक चल रहे हैं, करीब करीब 350 हो गए हैं। आगे कहाँ तक चलेंगे पता नहीं, लेकिन वो मुक्तक इन दोनों हमारे चल रहे हैं। तो ये जो टिल्ली लिली हम चर्चा कर रहे हैं ये भी मुक्तक ही है, मुक्तक श्रेणी में आते हैं जी, लेकिन व्यंग श्रेणी में आते हैं। इसके अंदर आखिर में आकर व्यंग स्थापित होता है जी। और कई बार कभी कभी पूरा मुक्तक भी व्यंग में होता है। जैसे मैं आपको एक सुनाता हूँ। संबंधों की बंजर धरती चाहत से कम ही देती है, अक्सर जितना देते उससे ज्यादा वापस ले लेती है। फिर भी बंधन की गणना में अनसुलझी सी रक्त पहेली, परिजन ही करते दिखते हैं निज परिजन की टिल्ली लिल्ली। मतलब ये जो व्यंग है टिल्ली लिल्ली का, परिजन ही परिजन का नुकसान करते हैं, इसलिए इसको हमने इस रूप में लिया है। बहुत खूबसूरत है। ऐसा दूसरा मुक्तक देखिए। ताजे या बासी भोजन में जी। भूख नहीं अंतर कर पाती, यदा कदा सब ही सुनते हैं भूख जहर खाकर मर जाती। भूखे तन की भूख मिटाना सब संतों की एकल बोली, इसे नहीं धारा जीवन तो धर्म धारणा टिल्ली लिल्ली। वाह, है ना। लास्ट में हम उसको कहते। तो शुरू में गाने के लिए इसके ये करीब करीब 350 हो चुके हैं। जैसे जैसे आमिर का अभी पिछले दिनों हुंकारा था, उसने हमको बहुत लताड़ा, अब तो बहुत नीचे आ गया वो। उसको हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छी तरह हैंडल किया तो वो बहुत नीचे आ गया। लेकिन शुरू में तो बहुत उसने शैतानी करी, तब हमने लिखा था जी। अमेरिका फिर से हुंकारा, सहमे दुनिया डरी खड़ी है, लगता जैसे बम से बढ़कर धन दौलत की मार बड़ी है। धरती की सरकारें शंकित, देख ट्रंप की हरकत झल्ली, बड़े युद्ध की आहट दिखती, भयपूरित खुद टिल्ली लिल्ली। कि टिल्ली लिल्ली भी भयभीत, हमें जाने क्या हो जाए। बहुत सुंदर, तो ये हमने इसको अलग रूप दिया है। बहुत ही और इसको अभी हमने सार्वजनिक, ये सहयोग मानिए कि सार्वजनिक पहली बार आपके पॉडकास्ट पर कर रहे हैं। हमने इसको बाहर नहीं गाया अभी तक, पहली बार आपके पॉडकास्ट पर हमने इसको गा दिया है। अब धीरे धीरे इसको लाएंगे
सार्वजनिक रूप से। तो ये हमने इसको व्यंग के रूप में लिया जी। और गीत भी लिखते रहे हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, कविता भी लिखी है, उपन्यास भी लिखा है। एक उपन्यास अभी चल रहा है जो पूरा नहीं हो रहा, अधूरा है, और एक उपन्यास हमने लिखा जो कश्मीर में जाके लिखा। तो यह है कि लिखना पढ़ने का जो शौक है हमारा जी, वो अनवरत चला है और निर्भय होकर चला है। जो कश्मीर का हमारा उपन्यास है उसका हमने नाम दिया है केसरबाला। आपको दूंगा, मैं पुस्तक आप पढ़िएगा। जी, जी। तो वो हमने कश्मीर में बैठ के लिखा, और जिन दिनों में मैं कश्मीर में गया था 2003-4 के आसपास, तो उन दिनों वहाँ बड़ा खराब माहौल था, लोग जाने को तैयार नहीं था। हमारा वहाँ एक रेडियो स्टेशन था भद्रवाह, डोडा जिले में है। वो भद्रवाह जिला आकाशवाणी का केंद्र बना दिया सरकार ने। अब जब सरकार खोलना चाहे आतंकवादी फायर खोल दे, 5-4 गोलियां चला दे, सरकार दुबक जाए। 10 साल तक वो नहीं खुला। सरकार हर साल सर्कुलेट करती थी कि कौन जाता है वॉलंटियर करके वहाँ चलाने के लिए। फिर हम वॉलंटियर करके गए। वहाँ के एमपी थे मिस्टर गुप्ता, जो जम्मू के एमपी डोडा जिले को भी कवर करते हैं। उनकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने खोलने की कोशिश की। हमने वॉलंटियर किया। तो मैं जालंधर से गया था वैसे। अच्छा। मेरी पोस्टिंग उन दिनों आकाशवाणी जालंधर पर थी। तो जालंधर में कश्मीर के भी 2 लोग थे, 2 अफसर मेरे ग्रेड के, उनकी हिम्मत नहीं हुई। जालंधर में मेरे ग्रेड के पंजाबी अफसर थे करीबन 10-12, उनकी किसी की हिम्मत नहीं। तो हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे कपिल, श्रीवर्धन कपिल, ही वाज अ नाइस पर्सन। ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, अब तो नहीं है वो, बहुत ही कम होते हैं। तो उन पर सरकार ने प्रेशर डाला, क्योंकि सरकार ने तो निर्णय लिया इस बार हर हालत में 10 साल हो गए, क्या मजाक है, इस पर स्टेशन खुलना चाहिए। वो बेचारे बहुत प्रेशर, वो जिससे पूछे वो पीछे हट जाए, जिससे पूछे पीछे हट जाए। वो 5 स्टेशनों के मालिक थे जालंधर। हमारे यहाँ आकाशवाणी में जालंधर, बठिंडा, चंडीगढ़, इवन आपके जम्मू, इन सब को कवर करने वाले स्टेशन था। तो उनके सब के वो चीफ थे, कहीं से कोई तैयार नहीं। मैं एक दिन गया, मेरे से वो मित्र थे, हम दोनों दिल्ली में साथ काम करते थे जी। मैं गया तो चेहरा उनका बहुत ही काला पड़ा हुआ, बहुत परेशान हुआ। मैं क्या हुआ साहब क्यों परेशान हो? और यार की करिए यार, और कोई जानने तैयार नहीं है यार, जो सरकार पे पीछे पड़ी हुई है। मैं कहा जी क्या मामला क्या है? क्या ऐसे ऐसे ये? मगर ठीक है जी, मेरा नाम भेज दो। वो एकदम चौंके, एकदम कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। मैं कहा मेरा नाम भेज दो। अरे आप चले जाओगे? मैं कहा जी मैं चला मुझसे तो हाँ कह रहा हूँ, लेकिन मेरी शर्त है। बोल बोल क्या शर्त है? तू बोल, सब पूरी करूँगा। तो मैंने कहा जी देखो, मैं चला जाऊँगा, आप जितने दिन कहोगे मैं रह लूँगा, लेकिन मेरे को वहाँ कंटिन्यू मत कर देना। ये कंटिन्यू नहीं करोगे, ये आप वचन दो। बोले ये मेरा वचन है। तो 1 महीने वहाँ तुमको रहना है। 29वें दिन तुम बिना किसी की सुने, बिना किसी का आदेश माने तुम विड्रा कर जाना, वापस आ जाना, मैं संभाल लूँगा। उन्होंने अपनी बात रखी। तो 29 दिन मैं वहाँ रहा। उसी दौरान मैंने वहाँ उपन्यास लिखा, दैट इज केसरबाला। तो वो सजीव जो अनुभव है वहाँ के, उस पर आधारित है, आतंकवाद पर आधारित है वो। तो उस पर आधारित है। तो वो उपन्यास बड़ा लाइक किया गया और बहुत बहुत विद्वानों ने उसे पढ़ा, बहुत लाइक किया। तो यूं करके मतलब हमने इस तरह के रिस्क भी लिए हैं जो हमारी सीमाओं से बाहर थे। मतलब आतंकियों के बीच में जाके काम करना, और वहाँ रात को गोलियों की आवाज़ें आती थी, सुबह खबरें लगती थी, वहाँ उसको ऐसे मार दिया, वहाँ उसको ऐसे मार दिया, उसके गर्दन काट दिया, वहाँ उसकी जिंदा शरीर से हाथ पैर काट के अलग कर दिया, लाइक दिस, बड़े भयानक। लेकिन हमने वहाँ पूरे 29 दिन रुके कर यूँ नहीं कि हम अपने कमरे में बैठे रहे, कमरे में नहीं बैठे रहे, हमने बाकायदा विजिट की। आसपास के कम से कम नहीं तो मैंने भद्रवाह के आसपास के 17-18 गाँव में विजिट की कि बिना। तो फिर मैंने नीचे हमारे थानेदार रहता था जम्मू पुलिस का, सरदार जी थे, मैं उनसे मिला। मैं सरदार जी यार बैठे बैठे परेशान हो गए, थोड़ा घूम घाम के आए, आप जहाँ परमिट करो। तो उसने थोड़ी देर सोचा, उसने कहा जी आप इसी एरिया में तो बेफिक्र होके जाओ, स्थिति पूरी कंट्रोल में है, लेकिन और कहीं आप जाना है तो आप ये ध्यान रखना कि अपनी छाया को भी बता के मत जाना।
वहाँ छाया भी धोखा देती है। तो हमने फिर वही टेक्निक अपनाई और हमने वहाँ के करीब 15-17 गाँव की विजिट की। जैसे जैसे विजिट करी तो हमने लिखना शुरू कर दिया था। खाली बैठे क्या करते, वहाँ कोई काम नहीं था, वहाँ कोई काम नहीं था, सिर्फ प्रेजेंस दिखानी थी क्योंकि अफसर बैठा है, रेडियो बोल रहे हैं। तो हमने फिर लिखना शुरू किया। दिन में जाते, विजिट करके रात को लिखते, यूँ करके हमने वहाँ करीब करीब समझे कि 250 पेज का उपन्यास है हमारा, तो उसमें करीब करीब 200 पेज हमने वहाँ उसके पूरे लिख दिए थे। और उसके बाद 29 दिन हो गए, तो 29वें दिन हम तो बिना कुछ के अपने सामान उठाया आ गए। तो ये हमारा अनुभव लेखन के रूप में हमने बड़े अनुभव भी लिए हैं। और बाकी देश के जो बड़े अखबार हैं अब तो उनमें से बहुत से बंद हो गए, जैसे धार्मिक बंद हो गया, साप्ताहिक हिंदुस्तान बंद हो गया। इन अखबारों में मेरी कवर स्टोरी आया करती थी, लीडिंग स्टोरी आया करती थी और बड़े बड़े आर्टिकल छपा करते थे। तो अब तो अखबार जनसत्ता भी निकल रहा है, जनसत्ता में मेरा अग्रलेख आते थे, संपादकीय पृष्ठ पर, नव भारत में आते थे, दैनिक हिंदुस्तान में आते थे। तो अब तो अखबारों का कैलेबर बहुत बदल गया। लेकिन तब विद्वानों की, जैसा आपने कहा ना शुरू में आपने सज्जनता विषय लिया है, तब सज्जन लोग ही बैठते थे संपादक की कुर्सी पर भी। मुझे याद है विद्यानिवास मिश्र थे और बिग गन, हिंदी साहित्य के शिखर पुरुषों में हूँ, ललित निबंध के तो वो मास्टरपीस। तो वो संपादक बने एक बार नवभारत टाइम्स के। मैंने उन्हें कोई पत्र लिखा तो उन्होंने उस पत्र का जवाब दिया और उस पत्र में मेरी एक वर्तनी की कमी रह गई थी। मैंने बड़ी ई की जगह छोटी ई की मात्रा लगा दी थी। उन्होंने पत्र लिखकर मुझे चेताया कि यहाँ ये नहीं, ये मात्रा होती है। तो आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा कैनवास था हमारे देश में समझदार सज्जन लोगों का। हर इंसान को संभालते थे कि इससे गलती हो रही है, इसको संभाला जाए। और उन्होंने, तो हम बोल थोड़ी सकते हैं उनको। तो ऐसे जो लोग थे, प्रभाष जोशी जनसत्ता के संपादक, वो मुझे उदयपुर से जानते थे। उदयपुर से जब मैं आर्टिकल लिखकर उनको भेजता था तो मेरे अधिकांश आर्टिकल वापस कर देते थे, क्योंकि उनको ये सूचना थी कि सरकारी कर्मचारी है, ये कहीं मर जाएगा ये। क्योंकि मैं लिखता था, बेबाक लिखता था। मैं लिखते समय मैं ये नहीं सोचता हूँ मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, किसके खिलाफ लिख रहा हूँ। बेबाक लिखता था तो जाहिर है कि वो बड़े संपादक थे। फिर उन्होंने मेरे आर्टिकल छापे, बड़े बड़े आर्टिकल छापे। और मजे की बात यह है कि फिर राजस्थान से ही कोई लेखक वहां गया, यश करके, इतना यश नाम याद है, तो उन्होंने उसको कोट किया कि लिखना सीखना है तो योगेश्वर शर्मा से सीखो। वो सरकारी कर्मचारी और सरकार के खिलाफ लिख रहा है, सरकार की हिम्मत नहीं कि उस पर अंगुली रख दे। इतना मतलब इस लेवल पर लिखा है हमने। लिखा भी खूब, पढ़ा भी खूब और रंगमंच भी खूब किया हमने। खूब रंगमंच किया हमने। रंगमंच की हमारी अलग पहचान थी, अलग संस्था थी। तो यूँ करके जिसे एक इंसान के रूप में जीना कहते हैं, हम मतलब खुलकर जिए और निर्भय होकर जिए। इसमें हमारे पिताजी पंडित किशोरलाल शर्मा और माता त्रिवेणी देवी शर्मा, इनका बड़ा योगदान है। पिताजी तो हमारे खुद लेखक थे, कविताएं वगैरह लिखते थे और भजन वगैरह लिखते थे। कविता तो नहीं, भजन वगैरह लिखते थे, भगवान के भजन लिखते थे। माँ शुद्ध गृहिणी थी, लेकिन माँ उस कालखंड की लखपति परिवार थी। तब लाख रुपए बहुत होता था। आज के करीबन समझ लें कि 1 करोड़ के बराबर, है ना। तो लेकिन वो मतलब समझिए कि वो अनुभवी थी। शिक्षा वो जो क्या कहते हैं व्यावहारिक शिक्षा उन्होंने नहीं ली। व्यावहारिक नहीं, सॉरी, अपने औपचारिक शिक्षा उन्होंने नहीं ली। तो व्यावहारिक शिक्षा उनके पास, तो वहाँ उनके 5 बहुएं थी, 5 पोस्ट ग्रेजुएट, देखिए आप। और माँ हमारी मतलब अनपढ़, 5 बहुओं को एकदम कंट्रोल कर रहे थे। तो वो अलग तरह के लोग थे। सज्जनता की हम बात करते हैं ना, तो ये सज्जनता का ही हिस्सा है कि आप बिना किसी को चोट पहुंचाए आप कुछ नियंत्रण रख सकें, है ना। आपको भी नुकसान नहीं हो और सामने वाले को नुकसान नहीं हो और सिस्टम चलता रहे। तो ये भी सज्जनता का गुण हुआ करता था, जो आज तलाश करना पड़ता है कि ऐसा कहीं है कि नहीं। सब जगह बदमजगी का माहौल है। जी। और बोलिए कुछ ऐसा जो कर नहीं पाए अब करना चाहते हैं, कोई ऐसे कर नहीं पाए तो ये तो हर इंसान के साथ होता है। वो आखिर में पूछे तब भी कहेगा मैं ये कर लेता, लेकिन ऐसा कभी भी किसी की इच्छा पूरी नहीं होती। आप एक कर लोगे फिर कोई रह जाएगा, एक कोई रह जाएगा। फिर भी हमने जो किया
हम राजनीति में कभी गए नहीं जी लेकिन राजनीतिक खेल हमने किया। जी जो हमने राजनीतिक खेल किया वो शायद कोई कर ही नहीं सकता। वाह जी, वो राजनीतिक खेल हमने किया बिना राजनीति में जाए। वो कैसे? हमने राजनीति का खेल किया और इतना बड़ा खेल किया जी कि मतलब हमारे पास सर रिटर्न एविडेंस है। हम हवाई बात नहीं करते, जी हर एक का रिटर्न एविडेंस है। वो हमने ये खेल किया कि हमने महसूस किया कि ब्राह्मणों के साथ ये जो दोनों पार्टियां हैं, हम ब्राह्मण हैं और जी। हम बहुत गर्व से कहते हैं ब्राह्मण। और ब्राह्मण सब भी, मैं तो एक स्टेज आगे, आप सज्जन समझ के मुझे आई हैं, तो जो अगर ब्राह्मण सज्जन है बिल्कुल तो वो ब्राह्मणत्व है, ये फर्क होता है। जी ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व का फर्क है। तो हम ब्राह्मणत्व की सीमा में आते हैं, जी तो ब्राह्मण की सीमा से एक आगे। तो हमें आपको औरों से अलग ऊर्जा मिलेगी, अलग समझ मिलेगी, अलग निडरता मिलेगी, अलग ठहराव मिलेगा, अलग गति मिलेगी, बिल्कुल अलग निश्चिंतता मिलेगी और निर्भयता मिलेगी। ये सब ब्राह्मणत्व के गुण होते हैं। तो उस गुण में हमने महसूस किया कि राजपूत और ब्राह्मण, इन दो समाजों को बहुत बुरी तरह क्रश किया गया है, बहुत बुरी तरह। 75 सालों में इनको बिल्कुल स्मैश कर दिया गया है। तो हमें बड़ी चोट लगी और वो सब्जेक्ट हम लेकर निकले। और हमने शुरू किया ब्राह्मणों के लिए। हमने ये मांग उठाई कि जी आपने ब्राह्मणों के साथ बड़ा अन्याय किया है। क्या जी? और राजस्थान में तो आपने बहुत ही अन्याय किया है और बीजेपी ने ज़्यादा अन्याय किया है। तो हमने ये मांग उठाई कि जी जितना अन्याय उतनी बड़ी मांग हमारी। हमने उतनी बड़ी मांग उठाई। हमारे लोगों ने हमारी हंसी उड़ाई, क्योंकि वो बताया ना कि सब में सब कुछ नहीं होता है, और बल्कि अधिकांश लोग तो डरपोक, दब्बू, भीरू होते हैं। तो हमारे सहयोग से कोई माता पिता का आशीर्वाद रहा। तो हमने मांग उठाई कि जी हमें ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया जाए। ये बहुत ही वैसी सी मांग है, ये किसी के समझ में नहीं आए ऐसी मांग है है ना। ये क्या मांगे, ये क्या मांगे। खैर फिर हम इसको तरीके से उठाया, कैलकुलेटिव आगे बढ़े। बिल्कुल कि ये बिल्कुल कैलकुलेशन, ये कदम कर रहे हैं इसका ये रिजल्ट आएगा और वही रिजल्ट आया, ये कदम कर रहे हैं इसका ये रिजल्ट आएगा और वही रिजल्ट आएगा। क्यों? जब आप निरपेक्ष होते हैं, किसी के प्रति आपके मन में विद्वेष नहीं, किसी के प्रति लगाव नहीं, तब फिर आप जो करते हैं उसका रिजल्ट वही आता है जो आप चाहते हैं। खैर भजनलाल जी बैठे हैं, हमें खुशी है। हमारे पास प्रश्न उठाया करते थे लोग, ब्राह्मण मुख्यमंत्री क्या कर लेगा। बाकी सब्जेक्ट ही नहीं हमारे, वो कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करे। हमारा मतलब सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ब्राह्मण मुख्यमंत्री चाहिए। हम इतने एडमेंट थे। तो अब तो खैर बहुत अच्छे चल रहे हैं भजनलाल जी, और सफल चल रहे हैं ये कहिए तो। लेकिन जब हमारा ये उद्देश्य नहीं था, हमारा उद्देश्य था हमें तो जी ब्राह्मण मुख्यमंत्री। क्यों? हमको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था। जैसे आपको बताना, कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट क्लियर था कि ऊपर मुख्यमंत्री ब्राह्मण आ गया तो नीचे ब्राह्मणों की स्थितियां सुधरेंगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इस विषय में क्षत्रिय समाज ने हमको बहुत कोऑपरेट किया। क्षत्रिय समाज की हमने कुल 30 ग्राम पंचायतों में मीटिंग करी, क्षत्रिय ग्राम पंचायतों में। और उसके बाद क्षत्रियों के साथ मिलकर हमने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जयपुर में, क्षत्रियों के साथ मिलकर। तो कुल मिलाकर जो दोनों राजनीतिक पार्टियां इतनी हड़बड़ा गई कि हमने जान, क्यों राजनीतिक पार्टियां समाज को कीड़ा मकोड़ा समझती है, बिल्कुल कीड़ा मकोड़ा समझती है। वो समझ ही नहीं पाई ये क्या खेल हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। क्षत्रिय और ब्राह्मण अगर एक मंच पे आ गए तो सब कुछ सबको खत्म कर देंगे, किसी को राज करने नहीं देंगे। खैर अल्टीमेटली हमको बीजेपी ने ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया। कांग्रेस नहीं समझ पाई, कोई बात नहीं, उसका अपना ट्रैक है। तो हमने, ये हमारा एक बड़े कामों में था। और यूं बड़े कामों में तो हमारा बहुत सा बड़ा काम था। हम तो माउंटेनियर रहे, तो बहुत बड़े बड़े मतलब हिमालय। मैं तो कहता हूँ अपने बच्चों से कि हर माता पिता को कोशिश करनी चाहिए कि चाहे वो जेब से पैसे खर्च करे, उधार ले, चाहे लोन ले, लेकिन हर एक अपने बच्चे को वो जीवन में एक बार समुद्र और एक बार हिमालय अवश्य दिखाए। ये जीवन को बड़ा बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। हमने तो खैर हिमालय में विचरण किया है, समुद्र के आसपास विचरण किया, समुद्र में विचरण किया, तो हमने हिमालय में भी बहुत काम किया। एवरेस्ट बेस कैंप तक गए, वहाँ का बड़ा अच्छा अनुभव लिया। तो वो अच्छा अनुभव इस अर्थ में कि आज आप देखते होंगे कि अपने समाज में महिलाओं को लेकर बड़ी चर्चा चलती रहती है, लेकिन महिलाओं को लेकर जो बेसिक चर्चा है उस पर कोई नहीं कर रहा है। मीडिया वाले मतलब मनमानी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला तो है ही नहीं। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो मैं मीडिया मानता ही नहीं हूँ।
बिल्कुल। वो मीडिया बचा ही नहीं है ना, वो तो छोड़िए। लेकिन प्रिंट मीडिया भी वो बातें भूल चुका है जिसके लिए उसका होना होता है जी। तो तब हमने अनुभव किया, हम एवरेस्ट बेस कैंप पे जा रहे थे, तो वो ट्रैक है, लंबा ट्रैक है, करीबन 10 दिन का ट्रैक है। हाँ जी। और बड़ा कठिन ट्रैक है, हिमालय में है। वो जीरी नामक गांव से शुरू होता है और लंबा ट्रैक है। तो हम उस पर चले, तो उसमें जब हम नामचा बाजार पहुंचे, नामचा बाजार वहाँ 12,000 फुट की हाइट पर है। उसके बाद चीड़ के पौधे समाप्त हो जाते हैं, वो तो बैरन लैंड शुरू हो जाती है। तो नामचा बाजार जब हम पहुंचे तो वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई हूँ, सीधी खड़ी हो रहा यार, ये तो गजब हो गया। लेकिन वो वैसे जिग जैग चैट ट्रैक बना हुआ था। हम भी चले, तब चले तो हमने देखा हमारे साथ एक कपल था, अंग्रेजी कपल जी। उस अंग्रेजी कपल था, तो जब वो ऊपर पहुंचे तो हमें इतना आश्चर्य हुआ, उनके इतने थे 2 बच्चे, 8 साल के 9 साल के, एक छोरा एक छोरी। वो ऊपर फुदकते चढ़े जा रहे और माँ बाप नीचे आ रहे कहीं दूर। यार गजब है यार, माँ बाप की चिंता ही नहीं, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। हाँ जी। तो ये आके हमने अपने मित्र को बताया, हमारे मित्र अरुण कुमार, वो अरुण कुमार ही लिखते थे अग्रवाल, पर अरुण कुमार ही लिखते थे। वो गांधीवादी, राजस्थान पत्रिका उदयपुर के संपादक थे। उनसे मैं कहा, सर ये जोरदार अनुभव हुआ। तो बोले, योगेश अनुभव कुछ नहीं है, ये इसके तह में जाओ कि यूरोप हमसे क्यों आ गए। हाँ जी। मैं समझ नहीं पाया। बोले सीधी सी बात है भाई, हमारे यहाँ जो करीब करीब 800 साल की गुलामी रही ना, उस 800 साल की गुलामी में भारत की माँ डर गई, हमारे यहाँ की माँ डर गई। अब भी हमारी माएँ अपने जवान जहाज छोरों को, जो 22, 25, 26, 30 साल का है, बार बार उसको वर्जना करती हैं, वहां मत जाइयो, वो मत करो। तो वो माँ डरी हुई है हमारी। वो जो 800 साल की गुलामी हुई, उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं ने झेला, माँ ने झेला। तो माँ डर गई, माँ डर गई तो बच्चा डर गया, बच्चा डर गया तो पूरा समाज डर गया। तो ये हमने वहां से सीखा। अरे साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई, तो ध्यान देने वाले होते हमारे यहाँ। तो ये इस पर विमर्श नहीं कर रहे हैं, कोई विमर्श नहीं करता है कि माँ के डर को निकालो। ये समझते हैं कि मतलब उलझुल हरकतें करना माँ का डर निकालना, माँ का डर निकालना उलझुल हरकतें करना नहीं है। माँ का डर, माँ पहले भी हुआ करती थी, इतिहास में जाने कोई मतलब नहीं होता है। 800 साल पहले के अगर माँ की चर्चा करें तो आज उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। लेकिन इन 800 सालों में हमारी माँ का जो नुकसान हुआ, माँ तत्व का जो नुकसान हुआ जी, उससे भारतीय समाज को बड़ा नुकसान हुआ। और इसीलिए शायद ये माँ पर 1000 मुक्तक लिखे गए। और कहीं ना कहीं उसमें माँ का हर रूप आया उसमें, उसमें मतलब इंद्राणी का रूप भी आया है, तो दुर्गा का रूप भी आया है, माँ का रूप भी आया है, नौकरानी का रूप में आया है, महारानी का रूप भी आया है, हर एक रूप आया है माँ का। वो इसीलिए कि वो माँ डरी रही, वो डर को कैसे निकाला जाए, तो उस पर विमर्श हो नहीं रहा है समाज में। ये पैसे बांट देना, खैरात बांट देना, ये कोई माँ को निडर बनाना थोड़ी है। माँ को निडर बनाने के लिए जो किया जाना चाहिए वो कोई पार्टी, कोई भी पार्टी देश में नहीं कर रही है। जब तक माँ को निडर नहीं बनाया जाएगा, हमारे देश की जो आज जो हालत है, कई बार बड़ी पीड़ा होती है, 3-3 साल के बच्चे अभी सुरक्षित नहीं है। तो ये जो पीड़ा हिला देने वाली चीज़ें हैं, इनको बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो माँ को निडर बनाना बहुत जरूरी है, ये हमने किया। और आगे पूछिए। एक आखिरी सवाल, समाज की कोई जो बुराइयां हैं, कोई बदलने का प्रावधान? देखिए, अब इसमें आपने ये बहुत बड़ा प्रश्न ले लिया है। एक तो समाज का कोई शरीर नहीं होता है, ये याद रखिए। मैं माफी चाहूंगी एक शब्द बोलने के लिए। हाँ, कि आज भी ऊंचे खानदानों में बहु विधवा होती है। हाँ, तो या छोटे तो देखा देखी हो ही रहा है, भेड़चाल तो संसार में, दुनिया में। लेकिन बहु विधवा होती है तो ससुराल में देवर जेठ नहीं रुकने दे रहे। सबसे बड़ी बुराई, पीहर में जाती है तो काकी बुझाई नहीं टिकने दे रहे। उस विधवा का जीवन और विधवा की तकलीफ समाज की बहुत बड़ी बुराई है, बुराई है। मुझे जबकि उस फैमिली का हिस्सा है। आपके जो विचार हैं वो नहीं, इसमें 2 सब्जेक्ट आ गए। एक तो महिला का हमारे समाज में सम्मानित होना, और दूसरा ये जो आपने विषय उठाया ये। तो ये तो एक तो ये है कि लोक विश्वास में मेरा अपने मित्रों को कहना होता है जी, कि जब आपको कहीं भी उत्तर नहीं मिले
कहीं भी उत्तर नहीं मिले, संविधान में नहीं मिले, कानून में नहीं मिले, है ना, शास्त्रों में नहीं मिले, तो आप लोक में उतरिए। लोक में आपके पास सब चीज़ों के उत्तर होते हैं। हम लोक को गिनते ही नहीं है लोक विश्वास में। तो लोक में एक कहावत है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। बिल्कुल, है ना। तो ये अचानक नहीं हुआ है जी। महिलाओं की आज की जो स्थिति है, पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। ये जो आपको बताया ना, हम जब चर्चा करते हैं तो हम जो बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं, अरे चर्चा इस पर करो कि जीव की क्या हालत हुई। इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, उसको किसने झेला? महिलाओं ने झेला ना। तो महिलाओं को झेलने से महिलाओं का जो डिटेरियोरेशन था, जो उनकी अवनति थी, वो इतनी हो गई कि अब उसे संभाल पाना बड़ा बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। और ये जो आपने बताया ना देरानी जेठानी वाला मामला, ये हर घर में देखते हैं, ये तो प्रत्यक्ष देखते हैं कि हमारे यहाँ मतलब जीवित है तो महिला अगर जीवित है तो पति के साथ जीवित है, पति के बाद वो आधी रह गई। ये तो आप देखिए कि बंगाल में तो किसी ज़माने में, अब तो नहीं है, अब तो बंगाल बहुत बदल गया है, लेकिन आज़ादी से पहले की जो घटनाएं सुनते हैं, उन दोनों देखिए आप, पंडित विद्यासागर आचार्य, राजा राम मोहन राय, इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। तो उस समय भी हमारी महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी, मतलब 100, 125, 150 साल पहले बड़ी दयनीय स्थिति। अब सती प्रथा कोई प्रथा है क्या? बताइए, कैसी ब्रूटल और भयानक प्रथा है ना। लेकिन ये उस समय भी थी, तो उसके ऊपर राजा राम मोहन राय ने कितना काम किया। विधवा विवाह के लिए इन्होंने पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कितना काम किया साहब, है ना। अभी चैप्टर आए हमारे पढ़ाई में, क्या हाँ आए हैं, तो इन्होंने बहुत काम किया। तो अब उनकी चर्चा नहीं होती है। अब जब चर्चा करेंगे तो ऐसी हम लोग कौन सी चर्चा कर रहे हैं, टीवी में सुनते हैं, हमारा मन बड़ा खराब होता है। कैसे क्यों कि टीवी वालों ने, वो आप वाली बात, टीवी वालों ने, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों ने सज्जन लोगों को भुला ही दिया। हमने शुरू में बात की थी। अब उनके वहाँ आकर जो बैठते हैं वो या तो किसी पार्टी के कारकुन है ना, और या वो किराए के पत्रकार हैं, या फिर यूँ समझिए कि यूँ बहुत दोयम दर्जे के लोग हैं, सब विचारक हैं। तो उनके माध्यम से विमर्श नहीं मिलता समाज को विमर्श मिलने के लिए उस स्तर के लोग होने चाहिए जिस स्तर की समस्या आप उठाते हैं। उस स्तर की समस्या वो उठा तो लेते हैं, लेकिन विमर्श देने वाले ऐसे लोग आते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। तो जो महिला वाली आपने बात उठाई, ये बड़ा दर्द है। और इसके साथ एक दर्द और आ गया है, वो आपने महसूस नहीं किया होगा कि इन दोनों हमारे देश में युवाओं के जोड़े बस नहीं रहे हैं। बिल्कुल, ये बराबर का कष्ट है। जैसे आपने विधवा हमारा बताया, समाज की बुराई, उससे बड़ा कष्ट है ये कि युवाओं के जोड़े बस ही नहीं रहे हैं। हर दूसरा तीसरा घर 3 महीने में, 5 महीने में टूट रहा है। हाँ जी। इतनी पीड़ा होती है यार, ये क्या, कौन सा समाज है? तो भारत नहीं है ये। लेकिन इस पे आपको विमर्श करते हुए, चर्चा करते हुए कभी कोई नहीं मिलेंगे। तो इस पर आप चर्चा कर सकते हैं, सतही चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है। हस्तक्षेप इसलिए नहीं है कि जो अपन ने सेटअप चुना है, पॉलिटिकल सेटअप, इस पॉलिटिकल सेटअप में इतना बड़ा चेंज हुआ है हमारे देखते देखते। हम तो इस उम्र में कह सकते हैं, 73 साल का हो गया, मैं कह सकता हूँ कि हमारे देखते देखते एक तो हमारा लोकतंत्र जो था वो पार्टी तंत्र में बदल गया, पूरी तरह पार्टी तंत्र में बदल गया। अब देश में कहीं भी लोकतंत्र नहीं, ये सब ढोंग करते हैं हमारे पार्टी में लोकतंत्र। मैंने देखा है रजनी जी, मैं बड़े बड़े नेताओं से मिला हूँ, ऐसे ऐसे बड़े नेताओं से कि जिनको देख के हम थर्राते गुरु, और जब जाके मिला तो बहुत खोखला, पिलपिला, गिजगिजा आदमी है। क्यों? वो पार्टी का बड़ा आदमी है, लोग का बड़ा आदमी नहीं है। वो लोग का उसका कोई लेना देना नहीं है उसका। पार्टी कहती खड़ा हो जाता है, बड़े बैठ जाता है। ऐसे लोगों का वर्चस्व होने से हमारे समाज में ये जो सब समस्याएं हैं, इनका विमर्श कौन देगा? पहले हमारे यहाँ समाज में लोग लड़ते थे, विरोध करते थे, एक युवा अवस्था से लड़ते करते 20-25 साल में एक नेता तैयार होता था, उस नेता को टिकट मिलती थी। अब ऐसे लोग अब भी लड़ते हैं, ऐसे लोगों को साइडलाइन करके जो पैसे देता है उसको टिकट दे देते हैं। तो फिर वैसे ही आदमी आएंगे, तो फिर विमर्श भी वैसे। तो हमने इन टोटलिटी में हमको बड़ा मतलब ये समझे कि ऐसा अनुभव हो रहा है इन दिनों कि अब इसे कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ से सुधारा जाए। तो अब हम जैसे लोग सिर्फ सोच सकते हैं, बेचारे क्या करेंगे? वो इतना बड़ा कैनवास है,
उस पर हमारी अप्रोच नहीं है, और जिनकी अप्रोच है उनकी सोच नहीं है, उनके पास सोच नहीं है। वो बेचारे अपने बस ये समझे कि अपने नौकरी कर रहे हैं या अपने पैसा बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति बड़ी गड़बड़ है। पर आपसे बातचीत करके इसलिए अच्छा लगा कि सज्जनता पर अपन ने सज्जनता सा सब्जेक्ट लिया, इस बहाने कई विषयों पर बात हो गई। जी जी जी। ये हो गया। और बोलिए, आपके मन में कुछ हो तो। ये आपने बहुत अच्छा वार्तालाप करके मुझे बहुत संतुष्ट किया, और आपका अनुभव तो अथाह है। नहीं, हमने काम किया मैंने, जब मेरे जैसे जितने भी लोग हैं सबका अनुभव है, लेकिन उस अनुभव की आज पूछ नहीं है। वो अनुभव, क्योंकि इस तरह के अनुभव इन लोग आ गए हैं जहाँ आना चाहिए उन्हें, वहाँ अनुभव वाले लोग नहीं हैं। अभी हमने एक मुद्दा उठाया था कि एक टीवी चैनल पर जो टीवी चैनल के एंकर से महिला एंकर्स, वो अच्छे कपड़े पहन पहन के आ गई। जी जी। हमें बड़ी चोट लगी भाई, इनको पता ही नहीं इनका क्या काम है। जी। एंकर कोई फिल्मी तारिका थोड़ी होती है रजनी जी, वो एंकर होती है भाई। हमने उसके लिखा उनके सीईओ को कि जो सीईओ के आदेश से बच्चियां छोटे अच्छे कपड़े पहन रही है, इनको रुकवाया जाए, नहीं तो मैं डीजीपी को शिकायत करूँगा। आपको इतना आश्चर्य हो गया, वो पत्र गया, उनके 3-4 दिन बाद सारी बच्चियां जो एंकर है लड़कियां, अब वो अच्छे कपड़े पहन कर आती हैं। तो हमारे यहाँ ये भी एक विमर्श का तरीका है कि भाई मुझे बुरा लगा, मैंने एक जगह अप्रोच किया, वहाँ कोई भला आदमी बैठा होगा, मुझे सुन लिया, और वो जो लड़कियां थी वो भी भली होंगी, उन्हें सुन लिया, वरना रिवोल्ट कर दें, ये कहने वाला कौन होता है, मेरे को ये कपड़े चलते हैं, यही पहनूंगी, लाइक दिस। तो ये जो चेंज आया है, इस चेंज में लोग विमर्श भूल गए हैं, अपना कर्तव्य भूल गए। बुजुर्ग लोग तो चुप ही होकर बैठ गए, अरे कौन सुनता है यार। लेकिन जहाँ आपकी आवाज़ सुनी जाती है वह जरूर कहना चाहिए। चुप रहकर बैठना अपने आप को मार देने के जैसा है। जीवित हैं पर मरे हुए हैं, तो ऐसे जीने से क्या फायदा।